स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएच स्टडी पॉइंट पर। और मेरा नाम है सूरज शाह। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री के चैप्टर 11 के बारे में, जिसका नाम है विद्रोही और राज। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है पार्ट 1 की वीडियो में कि विद्रोही और राज इस चैप्टर में बेसिकली हमें 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ना है कि 1857 का विद्रोह क्या था, लॉर्ड डलहौजी की हड़प की नीति क्या थी, अंग्रेजों ने किस तरीके से भारतीय राजाओं को अपने अधीन कर लिया, कई नीतियों को लगाकर, कई युद्धों को करके। तो ये विद्रोह क्या था, इसका स्टार्टिंग किस प्रकार होती है और इसके होने के कारण क्या थे, लोगों ने इसमें किस तरीके से अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और इसको किस तरीके से अंग्रेजों ने कुचला, इसकी असफलता के कारण क्या थे। तो इन सभी के बारे में हमें इस चैप्टर में बताया गया है। तो ये पार्ट 2 की वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह के होने के कारण क्या क्या थे, विभिन्न वर्गों ने इसमें किस प्रकार अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित की और इस विद्रोह का दमन किस प्रकार किया, अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या कदम उठाए और इसकी असफलता के कारण क्या क्या थे, क्यों ये असफल रहा इतना बड़ा पैमाने पर होते हुए भी। ठीक है, तो आपको जो इसका पीडीएफ है, आपको जो इसका नोट्स है वो आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही वीडियो के जो नोट्स है वो आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएंगे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पार्ट 2 की वीडियो को कवर करते हैं। तो देखिए, पार्ट 1 की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1857 का विद्रोह कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर अब मैंने आपको बताया था कि भारतीय नेताओं के बारे में कि किन किन भारतीय नेताओं ने विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला। जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, कानपुर में नाना साहेब ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। फिर हमने कुछ अफवाहों के बारे में बात की, बहुत सी ऐसी अफवाहें थी जिनके कारण 1857 का विद्रोह पनपा। फिर हमने पढ़ा लॉर्ड डलहौजी की, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के बारे में कि ये नामात्र की सहायक संधि थी, ये अंग्रेजों के लिए तो लाभदायक थी लेकिन जो भारतीय राजा थे, देसी रियासतें थी, उनके लिए ये एक विनाशकारी संधि साबित हुई। फिर हमने पढ़ा लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति के बारे में, हड़प की नीति के बारे में कि लॉर्ड डलहौजी ने किस तरीके से अपने कूटनीतिक चाल की सहायता से अपने जितने भी देसी रियासतें थी उनको अपने साम्राज्य में मिलाया। फिर हमने अवध के बारे में बात की कि लॉर्ड डलहौजी ने जब अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन या फिर कह सकते हैं शासकीय दुर्बलता का आरोप लगाकर उन्हें कलकत्ता भेज दिया, तो ऐसे में जो विद्रोही जो लोग थे वो अंग्रेजों से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो गए और उन्होंने इसका विद्रोह किया। और 1857 के विद्रोह में जो अवध का विद्रोह था उसमें बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और किसानों ने, जमींदारों ने, सभी वर्गों ने अंग्रेजों का विरोध किया। तो इस सब के बारे में मैंने आपको पार्ट 1 की वीडियो में बताया था। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो जाके उसे देखिए, तभी आपको ये पार्ट 2 की वीडियो समझ में आएगी। तो पार्ट 2 की वीडियो में हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह के कारण कि कैसे, कौन कौन से ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से ये 1857 का विद्रोह हुआ और अंग्रेजों ने इसको कुचलने के लिए क्या क्या कदम उठाए, किन किन लोगों की इसमें हिस्सेदारी थी, सभी लोगों ने इसमें किस तरीके से बढ़कर भाग लिया और सबके उद्देश्यों के बारे में भी हम बात करेंगे कि सभी वर्गों के जो उद्देश्य थे वो भी अलग अलग थे। फिर हम बात करेंगे इसकी असफलता के कारण क्या क्या थे कि ये कैसे असफल बना। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं 1857 के विद्रोह के होने के कौन कौन से रीजंस थे। तो सबसे पहला रीज़न हम पढ़ेंगे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए राजनीतिक कारण में हम पढ़ेंगे कि राजाओं की जो असंतुष्टि थी, राजा परेशान थे क्योंकि अंग्रेजों ने अपने कूटनीतिक चालों से बहुत सी ऐसी नीतियां लेकर आए जिससे जो भारतीय देसी रियासतें थी वो घिर गई थी। जैसे मैंने आपको बताया था लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, जो कि अंग्रेजों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हुई, लाभकारी साबित हुई, लेकिन भारतीय राजाओं के लिए ये एक विनाशकारी संधि थी। फिर मैंने आपको बताया था जो लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प की नीति थी, तो इसमें आपको ये सब चीज़ें लिखनी है। आर्थिक कारकों में क्या क्या लिखना है, आर्थिक कारणों में आपको लिखना है कि कैसे अंग्रेजों ने भारतीय बाजारों पर अपना आधिपत्य जमा लिया और जिसके कारण जो भारतीय हस्तकला के जो उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, जो लघु पैमाने के उद्योग थे, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए और भारत में बेरोजगारी बढ़ गई। और ऐसे में आपको आर्थिक कारणों में ये भी लिखना है कि जो जमींदार थे, जो तालुकदार थे, उनकी भी सारी सत्ता चली गई, उनकी भी ज़मीनों की नीलामी कर दी गई थी। तो ऐसे में जो तालुकदार थे, जो जमींदार थे, उनके मन में भी अंग्रेजों के प्रति आक्रोश उत्पन्न हुआ। तत्कालीन कारण इसमें आप क्या बताओगे, इसमें आपको बताना है कि कैसे जो तत्कालीन कारण क्या था, जो कारतूस लगे सुअर और गाय की चर्बी से जो कारतूस में लगे हुए थे उसके बारे में आपको बताना है, जिसकी वजह से विद्रोह स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर आपको बताना है कि धार्मिक और सामाजिक कारण, इसमें आपको क्या बताना है,
मैंने आपको बताया था कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, पार्ट 1 की वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उन्होंने अपने भारतीय समाज को सुधारने के लिए कुछ सुधारात्मक कार्य किए जिससे लोग असंतुष्ट थे। हालांकि उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए, जैसे उन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया, ठीक है, जो कि और पुनर्विवाह, जो विधवा पुनर्विवाह था, उन कानूनों को लाया। लेकिन भारतीय समाज ने इसका विरोध किया, जो कि 1857 के विद्रोह का एक कारण बना। फिर हम सैन्य कारणों के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था, उन्हें गाली गलौज मारा पीटा जाता था, उन्हें बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, कम वेतन दिया जाता था, उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती थी, ना ही उन्हें उच्च पद पर स्थापित पोस्ट किया जाता था, ठीक है, उन्हें हमेशा निम्न पद दिए जाते थे। तो इन सभी के बारे में आपको डिटेल में जानना है। तो सबसे पहले तत्कालीन कारण में आपको क्या बताया था मैंने कि एनफील्ड राइफल के जो कारतूस थे उसमें गाय और सुअर की चर्बी का लेप था, जो कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारक सिद्ध हुआ। फिर मैंने आपको राजनीतिक कारण में क्या बताया था कि राजाओं की असंतुष्टि थी। अंग्रेज बहुत सी ऐसी नीति लेके आए थे जिसने भारतीय राजाओं पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, और जो भारतीय राजाओं के जो राज थे उनको अंग्रेजों ने हड़प लिया, जैसे लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी की हड़प की नीति। तो इन सभी के बारे में आपको लिखना हैगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था ये सारी चीज़ें, हड़प की नीति क्या थी, ठीक है, और सहायक संधि क्या थी। इसमें जो भी रियासत इसके साथ संधि करेगा उसकी बाहरी और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी तो कंपनी की होगी, लेकिन जो सैनिक तैनात किए जाएंगे उस रियासत में, अंग्रेजी सैनिक, उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी उसी रियासत की होगी। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने उस साम्राज्य पर अपना सैनिक नियंत्रण स्थापित कर लिया था और उस साम्राज्य की शक्ति को कमजोर करके उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। फिर मैंने आपको बताया था लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प की नीति थी, उसमें क्या बताया था क्या कि अगर किसी भी राजा का कोई संतान नहीं होगा, उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो उस साम्राज्य पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो जाएगा और हम गोद लिए हुए बच्चे को भी मतलब मानेंगे नहीं। अवैध घोषित कर दिया गोद लिए हुए बच्चे को कंपनी ने, ठीक है, जिसकी वजह से सारा साम्राज्य अंग्रेजों के अधिग्रहण में चलते जा रहा था, आते जा रहा था। फिर हम बात करेंगे आर्थिक कारकों के बारे में। तो आर्थिक कारण क्या थे, तो मैंने आपको बताया था जमींदार और जो तालुकदार थे वो भी अंग्रेजों के प्रति असंतुष्ट थे, क्योंकि उनकी ज़मीनें छीन गई थी, उनकी जितनी भी शक्तियाँ थी वो सब छीन ली गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो ऐसे में उनकी ज़मीनों को नीलाम कर दिया गया था। तो ऐसे में जो तालुकदार थे, जो जमींदार थे, उनके मन में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश उत्पन्न हुआ और उन्होंने भी 1857 के विद्रोह में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लिया। फिर मैंने आपको बताया था कि भारतीय बाज़ारों पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो गया, क्योंकि भारतीय कच्चे माल को वो इंग्लैंड ले जाते थे और वहाँ पर उसको मैन्युफैक्चरिंग करके जो बना हुआ मूल्यवान वस्तु थी उसको भारत में ही बेचते थे उच्च कीमत पर, जिसके कारण जो भारतीय हस्तकला के जो उद्योग थे और जो कुटीर उद्योग थे वो पूरी तरीके से बंद पड़ गए थे और अंग्रेज़ों ने अपना नियंत्रण भारतीय बाज़ारों पर भी जमा लिया था, जिसकी वजह से जो भारतीय लोग थे वो भुखमरी की हालत में आ गए थे और बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गई थी। फिर आपको धार्मिक और सांस्कृतिक कारण में क्या, धार्मिक और सामाजिक कारण में क्या लिखना हैगा, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उनके कुछ सुधारात्मक कार्यों के बारे में बताना हैगा कि उन्होंने पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत से ऐसे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की थी, जिसमें उन्होंने पश्चिमी शिक्षा जैसे दर्शन, विज्ञान, इन सब विषयों को पढ़ाए जाते थे, लेकिन लोगों को लगा कि ये हमारी संस्कृति को नष्ट करके अपनी संस्कृति में हमें मिला रहे हैं, तो लोगों ने इसका घोर विरोध किया। फिर बेंटिक ने 1829 में, आपको ये याद रखना है 1829, क्योंकि आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर 12th में नहीं पूछा गया तो आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें ही आपको मिलेंगी कि बताइए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत कब किया, तो आंसर होगा 1829 में, ठीक है। तो इन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा और जो पर्दा प्रथा जैसे जो आडंबर थे उन सबको इन्होंने, जो ऐसे कुरुत जो नीतियाँ थी उनको इसने बंद किया और 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह को भी इसने मान्यता प्रदान कर दी और एक कानून बना दिया। लेकिन लोगों को लगा कि हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक जो महत्व है उसको नष्ट कर रहे हैं और अपने संस्कृति में हमें मिला रहे हैं, तो लोगों ने इसलिए इसका विरोध किया। फिर मैंने आपको बताया था जो ईसाई मिशनरी थे, जो कि अलग अलग देशों में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, तो जब ये भारत में आए तो इन्होंने भारत के लोगों को ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए लालच दिया कि आप भी हमारे ईसाई धर्म में आ जाइए। तो इन्होंने लालच क्या क्या दिया, इन्होंने बोला कि जो भी ईसाई धर्म को स्वीकार करेगा उसको नौकरियां दी जाएंगी और एक कानून भी बना दिया गया कि जो भी ईसाई धर्म को स्वीकार करेगा उसको पैतृक संपत्ति पर हिस्सेदारी हम दिलवाएंगे। तो ऐसे में ये सीधा हिंदू और कानून पर खुला प्रहार था, जिसके कारण लोग भड़क गए
और इसका विद्रोह किया, जो कि 1857 के विद्रोह का एक कारण बना। फिर आपको बताना है कि जो आटे में आप जानते हैं एक अफवाह फैली थी कि अंग्रेज़ों ने जो बाज़ारों में मिलने वाला आटा है उसमें गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिला दिया है, जिसके वजह से लोग उस आटे को छूने से भी डरते थे। तो ऐसे में लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश उत्पन्न हुआ अंग्रेज़ों के लिए। तो आपको ये सारी चीज़ें सामाजिक और धार्मिक कारणों में लिखनी है। अब आपका जो पाँचवा कारण हैगा वो हैगा सैनिक कारण। सैनिक कारण में आपको क्या लिखना हैगा कि जो अंग्रेज़ों का बर्ताव था उसके बारे में आपको लिखना हैगा कि अंग्रेज़ों का बर्ताव भारतीयों के प्रति बहुत ही ज़्यादा बेकार था। वो भारतीय सैनिकों को बिल्कुल नौकर से भी गैर गुजर समझते थे, उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे, उन्हें मारते पीटते थे, गाली गलौज देते थे और उन्हें झाड़ू वाड़ू ये सब बेकार से काम करवाते थे। तो देखिए एक सिपाही है जो कि अपनी जान पर खेलकर उस देश की रक्षा करने के लिए आया है और उससे ये सब काम कराते थे, इतना मारते पीटते थे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो जितने भी सैनिक थे सारे भारतीय सैनिक थे, अंग्रेज तो केवल 2500 ही आए थे। सोचिए कि 2500 अंग्रेजी सैनिक और इतने करोड़ों हजारों मतलब हजारों करोड़ लोगों पर इन्होंने शासन किया पूरे भारत पर। कैसे? तो इन्होंने अपने ही जो भारतीय सैनिक लोग थे उनको सैनिक में सेना में भर्ती किया और उनसे ही जो है अपना सारा काम करवाया। और आप ये भी देखिए कि एक भारतीय ने ही दूसरे भारतीयों को इस युद्ध में मारा था। कैसे? अंग्रेजों ने हमें ही आपस में लड़वा दिया। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसी कारण जो अंग्रेज थे, जो भारतीय सैनिक थे, वो नाराज हुए अंग्रेजों से और वो भड़क गए, क्योंकि उनके साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। उन्हें कभी भी जो है ना, भले ही भारतीय सैनिक कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी प्रशिक्षित हो, उन्हें बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग आती हो, लेकिन कभी भी उसे उच्च पद नहीं दिया जाता था, उसे हमेशा निम्न पद दिए जाते थे। और कहीं दूसरा अंग्रेजी सिपाही हैगा, भले ही वो अनपढ़ हो, उसे कुछ भी नहीं आता, तो भी उसे भी जो भारतीय पद होता था उससे ऊपर ही रखा जाता था। और जो भारतीय सैनिक होते थे उनकी जो वेतन होती थी वो भी बहुत कम मिलती थी और उन्हें बिल्कुल घटिया सुविधाएं प्रदान की जाती थी। और आप जानते होंगे कि जो सिख होते हैं, जो हिंदू होते हैं, उनके लिए दाढ़ी और पगड़ी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वो उनके धर्म को दर्शाती है। तो अंग्रेज़ों ने इन सब चीज़ों पर पाबंदी लगा दी थी कि कोई भी भारतीय सैनिक पगड़ी और दाढ़ी नहीं रखेगा। तो ऐसे में लोगों को लगा कि हमारे धार्मिक भावनाओं को चोट पहुँचा रहे हैं, जिसके कारण ये जो विद्रोह था ये और भी ज़्यादा व्यापक बनता गया, ठीक है। तो अब आगे के कारण पढ़ते हैं। तो देखिए उन्हें जो है भारतीय सैनिकों को जानबूझकर एनफील्ड राइफल दिए जाते थे, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा हुआ था, जो कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण बना और इसी की वजह से जो विद्रोह था वो स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा आपको ये डेट याद रखनी है, 1856। तो देखिए 1856 में क्या क्या हुआ। सबसे पहले 1856 में अवध का विलय हुआ। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी हड़प की नीति के द्वारा 1856 में अवध का अंग्रेजी रियासत में विलय करवाया। 1856 में एक और चीज़ हुआ, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित किया। तो ऐसे ही 1856 में एक और अंग्रेजों ने एक्ट लाए जिसका नाम था इनलिस्टमेंट एक्ट। इनलिस्टमेंट एक्ट क्या था? इसकी फुल फॉर्म है जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। इसमें क्या था? भारतीय सैनिकों को दूसरे देश में लड़ने के लिए भेजा जाता था। तो ऐसे में जो भारतीय सैनिक थे उनको काम के लिए या फिर युद्ध के लिए दूसरे देश में भेजा जाता था, उन्हें समुद्र पार करके जाना पड़ता था। लेकिन उस समय भारतीय जो धार्मिक जो भावनाएं थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, धार्मिक आस्थाएं बहुत ज़्यादा थी। तो लोगों का मानना ये था कि जो भी अपनी मिट्टी को यानी अपने देश को छोड़कर जाता है उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो इसलिए लोग जो थे वो डरते थे समुद्र पार करके जाने से। लेकिन जो अंग्रेज़ थे वो जबरन इनको भेजते थे, जिसकी वजह से अंग्रेजों के प्रति भारतीय सैनिकों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश उत्पन्न हुआ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके जल्दी से कारण पढ़ लेते हैं। सबसे पहले राजनीतिक कारण। तो आपको इस तरीके से नोट्स बनाने हैं एक ही पन्ने में, जितना मैंने लिखा है उतना नहीं लिखना है, उधर बस मैंने आपको समझा दिया है, आप अपने आप ही पेपर में आपके हाथ चलेंगे। आपको वो बिल्कुल नोट्स बनाना है जो कि एक ही पन्ने का होता है, ठीक है। तो देखिए राजनीतिक कारण में आपको क्या क्या लिखना है कि लॉर्ड डलहौजी की जो विलय की नीति थी उसके बारे में बात करना है आपको। फिर लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के बारे में आपको लिखना है। तत्कालीन कारण में आपको लिखना है एनफील्ड राइफल के बारे में। और आर्थिक कारणों में आपको लिखना है कि जो जमींदार थे, तालुकदार थे, वो अंग्रेजों के प्रति असंतुष्टि रखते थे। फिर आपको बताना है कि जो भारतीय बाजार थे उस पर भी अंग्रेजों का आधिपत्य हो चुका था, जिसके वजह से जो भारतीय हस्तकला के जो उद्योग थे, जो कुटीर उद्योग थे, वो सारी चीज़ें नष्ट हो गई थी, सारे उद्योग बंद पड़ गए थे, बेरोजगारी बढ़ गई थी और देश में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।
फिर आपको लिखना है धार्मिक और सामाजिकरण में, जो कि मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक की पश्चिमी शिक्षा नीति और उनके द्वारा किए गए सुधारात्मक कार्यों को लिखना है आपको। फिर आपको लिखना है कि ईसाई मिशनरियों ने किस तरीके से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारतीय लोगों के धर्म परिवर्तन कराने के लिए लालच दिया। ठीक है। फिर आपको लिखना है आटे में जो गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिला हुआ था उसके बारे में आपको लिखना है। सैनिक कारणों में आपको क्या लिखना है, अंग्रेजों का बर्ताव लिखना है कि अंग्रेजों का बर्ताव भारतीयों के प्रति किस तरीके से था, वो किस तरीके से उनको मारते पीटते गाली गलौज देते और उनके साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव करते, उनको निम्न स्तरीय सुविधाएं प्रदान करते थे। फिर आपको लिखना है एनफील्ड राइफल के बारे में भी लिखना है आपको। फिर उन्हें जो एनलिस्टमेंट एक्ट पारित कर दिया गया है जिसके तहत भारतीय सिपाहियों को समुद्र पार करके ले जाया जाता था। तो इन सभी के बारे में आपको लिखना है। तो आपको इस तरीके से नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल आपके एक ही पन्ने में होना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं लिखना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए 1857 का जब विद्रोह होता तो उसमें बहुत से लोगों ने अपना सहयोग दिया, अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित की। तो अलग अलग वर्गों के लोगों ने भी यहाँ पर अपना हिस्सेदारी दी। सबसे पहले बात करते हैं शासक वर्ग की। तो शासक वर्गों ने भी इस विद्रोह में अपना नेतृत्व संभाला। मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर थे उन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। जो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने भी झांसी के विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। आरा में वीर कुंवर सिंह ने और ऐसे ही कानपुर में नाना साहेब ने विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला था। फिर जमींदार वर्ग की बात की जाए तो जमींदार वर्ग भी जो है इस विद्रोह में शामिल हुए थे, क्योंकि वो भी जो इस्तेमरारी बंदोबस्त है जिसके तहत उनकी जो ज़मीन थी उनको नीलाम कर दिया जाता था, उनकी सारी संपत्ति छीन ली गई थी, उनके सारी ज़मीनें नीलाम कर दी गई थी, उनकी सारी शक्तियों को छीन लिया गया था, जिसके वजह से जो ज़मींदार थे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। तो मैंने आपको एक उदाहरण दिखे, अगर आप एग्ज़ाम में अपने आंसर राइटिंग में उदाहरण लिख देते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। तो आपको उदाहरण भी लिखना है, जैसे जो बडोल गाँव था उसमें जो शामल था जो कि एक जमींदार था, उसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। जो भी जमींदार विद्रोही थे उनका नेतृत्व किया। अलग अलग गाँव में जाकर उसने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो करना चुका है और अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करे, विद्रोह करे। ठीक है। फिर आपको आदिवासी वर्गों के बारे में लिखना है कि आदिवासी वर्गों ने भी वन कानूनों को तोड़ा और ऐसे बहुत से एक्टिविटीज़ करे जिससे उन्होंने 1857 के विद्रोह में भागीदारी अपनी सुनिश्चित की। फिर आपको एक और उदाहरण लिख देना है, जैसे जो गुन्नू आदिवासी था उसने आदिवासियों का नेतृत्व किया था। ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें लिखनी हैगी। और धार्मिक वर्ग ने भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा रोल निभाया, क्योंकि जो धार्मिक नेता थे उन्होंने जब उन्हें लगा कि हमारे जो धार्मिक आस्था है उनका उल्लंघन किया जा रहा है, हमारी धार्मिक और संस्कृति का नष्ट किया जा रहा है, लोग जो अंग्रेज हैं वो अपनी पश्चिमी शिक्षा नीति में हमें ले जा रहे हैं, तो ऐसे में जो भारतीय धार्मिक गुरु थे उन्होंने भी इसका विद्रोह किया, इसके खिलाफ हो गए। जैसे आपको एक उदाहरण याद रखना है, हैदराबाद में मौलवी अहमद मुल्ला शाह ने मुसलमानों का नेतृत्व किया और उन्हें रक्षा के उपदेश दिया कि हमें भी इस विद्रोह में शामिल होना है। फिर उसके बाद 1857 के विद्रोह में देखिए सभी वर्गों ने तो हिस्सेदारी सुनिश्चित की अपनी, सभी वर्गों ने इसमें हिस्सा लिया, लेकिन सभी के जो दृष्टिकोण थे, सभी के जो उद्देश्य थे वो अलग अलग थे। ठीक है। जैसे बात करते हैं, देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसने पूरी तरीके से अंग्रेजों की नींव हिला के रख दी थी। मैंने आपको पार्ट 1 के वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक अंग्रेज अफसर ने ये तक लिखा कि जो भारतीय अंग्रेजों के जो शासन है वो बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखरते जा रहे हैं, यानी इतना बड़ा विद्रोह था ये। ठीक है। और ये सैनिक विद्रोह से शुरू हुआ था, मैंने आपको बताया था। शुरुआत में ये पैदल सैनिकों ने स्टार्ट किया था, फिर इसमें घुड़सवार सैनिक शामिल हुए और धीरे धीरे ये पूरे तरीके से फैलता चला गया। ठीक है। तो इसमें सभी वर्गों ने अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित की, जिसकी वजह से ये एक राष्ट्रीय आंदोलन बनते जा रहा था। ठीक है। क्योंकि जो विद्रोही थे वो जानते थे कि भारत की हर एक वर्ग, हर एक समाज किसी न किसी रूप से अंग्रेजों का शोषण का शिकार बन रहा है, और इसीलिए उन सब में एकता और समन्वय की भावना उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से सबको साथ लेकर विद्रोह करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। लेकिन सब ये भी जानते थे कि सभी के उद्देश्य अलग अलग थे। जैसे बात करते हैं शासक वर्ग की, तो शासक वर्ग का जो उद्देश्य था वो था कि अपनी खोई हुई सत्ता को वापस पाना। जैसे अब जो बहादुर शाह जफर थे वो क्या चाहते थे कि मेरे को दोबारा से राजा बना दिया जाए। जो झांसी की रानी थी वो चाहती थी कि मेरे जो साम्राज्य है, जो झांसी है, उस पर अंग्रेजों का नियंत्रण ना रहे, हम अपने साम्राज्य, अपने राज्य की रक्षा कर सकें। बस वो इतना चाहती थी कि हमारा राज्य बचा रहे अंग्रेजों के नियंत्रण में जाने से। तो सबके अलग अलग दृष्टिकोण थे।
तो मैंने आपको शासक वर्ग के दृष्टिकोण बता दिया। अब जो तालुकदार थे, जो जमींदार थे, वो चाहते थे कि जो हमारी इस्तेमारी बंदोबस्त के तहत हमारी जो ज़मीनें छीनी गई है, हमारे जो अधिकार छीने गए हैं, वो हमें दोबारा से लौटा दिए जाए। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। तो सबके उद्देश्य यहाँ पर आपको समझ में आ गए होंगे। तो सबके उद्देश्य अलग अलग थे और यही उद्देश्य देखिए, सबके उद्देश्य अगर अलग अलग होंगे ना तो विद्रोह जो है ना अच्छी तरीके से फैल नहीं पाएगा, जिसकी वजह से ये असफल हुआ। और ये भी एक कारण था क्योंकि सबके उद्देश्य अलग अलग थे। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी असफलता के कारण क्या थे, तो उनमें ये उद्देश्य भी आएगा। किसान वर्ग का उद्देश्य क्या था कि जो किसान वर्ग था, अंग्रेजों ने उन पर काफ़ी ज़्यादा शोषण किया था, उनको ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा था, अधिक टैक्स लगा दिया था, जिसके वजह से उन्हें अपने जो फसल है उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा था। तो वो यही चाहते थे कि हमें भाई टैक्स माफ़ कर दिया जाए, हमें अपनी ज़मीनें वापस दे दी जाए, हमारे जो फसलें हैं उस पर हमें उचित कीमत मिले। तो ये सारे किसान वर्ग चाहते थे। तो आपने देख रखा होगा कितने सारे जो वर्ग थे उनकी अपनी अपनी विचारधारा थी, अपने अपने दृष्टिकोण थे। ठीक है, सब में एकजुटता की भावना नहीं थी। हालांकि वो एकजुट तो थे, लेकिन जो भावनात्मक एकजुटता थी वो नहीं थी, सबके उद्देश्य अलग अलग थे। ठीक है, और जो व्यापारी वर्ग की बात की है तो व्यापारी वर्ग भी इसमें शामिल हुए। क्यों? क्योंकि जब अंग्रेजों ने भारतीय बाजारों पर अपना कब्जा कर लिया तो ऐसे में जो हस्तकला के उद्योग थे, जो छोटे पैमाने के उद्योग थे, वो पूरी तरह से बंद पड़ गए थे, जिसके वजह से जो व्यापारी थे वो भी इस विद्रोह में शामिल हो गए और अंग्रेजों का इन्होंने विरोध किया। ठीक है, फिर आपको लिखना है जो धार्मिक नेता थे उनका भी दृष्टिकोण अलग था, क्योंकि वो अपने धर्म को बचाना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोग ईसाई धर्म को ना अपनाएं, तो इसलिए उन्होंने भी इस विद्रोह में शामिल हुए और लोगों को अपने ही धर्म में रहने की सीख दी, अपनी सभ्यता को बचाने को रखा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इतना बढ़िया विद्रोह चल रहा था, इतना व्यापक रूप में चल रहा था, तो अंग्रेजों ने इसको किस तरीके से कुचला, तो देखते हैं, या फिर इसका दमन किस तरीके से किया। जो विद्रोह था उसको कुचलना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि जो विद्रोह था वो काफ़ी बड़ा पैमाने पर हो चुका था। जो अंग्रेजी सत्ता थी वो ताश के पत्तों की तरह बिखरते जा रही थी। तो लेकिन अंग्रेजों ने अपनी हार नहीं मानी, उन्होंने बहुत सी ऐसी जल्दी जल्दी नीतियों का निर्माण किया। जैसे मार्शल लॉ की बात की जाए तो मार्शल लॉ लागू कर दिया, जिसकी वजह से इस कानून में ये कहा गया था कि अगर आपको किसी भी भारतीय पे शक है कि वो विद्रोह में शामिल है तो उसको जो है सीधा जेल में डाल दो, सीधा उसे गोली मार दो। तो ऐसे आम अफसरों को और आम सैनिकों को भी ये अधिकार मिल गया था। और जो अंग्रेज थे वो जो विद्रोही थे उनको बिल्कुल चौराहे पर जो है पेड़ के नीचे टांग देते थे, फांसी पे चढ़ा देते थे, ताकि लोग उन्हें जब देखते थे तो अंग्रेज बोलते थे कि देखिए अगर हमारे खिलाफ जो भी जाएगा तो उसका भी यही हालत होगी। तो बिल्कुल बीच चौराहे पर उनको फांसी पर लटका दिया जाता था, जिसके वजह से लोगों के अंदर डर पैदा हो जाए कि वो अंग्रेजों के खिलाफ ना जाए। ठीक है, देखिए अंग्रेजों ने जो सामान्य प्रक्रिया थी, मुकदमे की जो सामान्य प्रक्रिया थी, जैसे अगर किसी पे शक है, किसी को गिरफ्तार करना है तो सबसे पहले उसको गिरफ्तारी होगी, फिर उसको जज के सामने पेश किया जाएगा, फिर उस पर विचार विमर्श होगा कि इसके साथ क्या करना है। तो ये जो सामान्य प्रक्रिया थी इसको सीधा रद्द कर दिया गया और विद्रोहियों के लिए एक ही सजा निर्धारित कर दी गई, सजाए मौत, कि सीधा मिले तो सीधा मार दो, गोली से मार दो या फिर फांसी पे चढ़ा दो सीधा। और ऐसे बहुत से कानून बनाए गए अंग्रेजों के द्वारा जिसने इस भारतीय सैनिकों को सीधा पकड़कर तोप के सामने रख के उड़ा दिया गया। तो कितने बुरी तरीके से भारतीय सैनिकों को यहाँ पर मारा गया था। और अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए बड़ी संख्या में ब्रिटेन से सैनिकों को मंगाया और बड़े स्तर पर अपनी सैन्य शक्ति का इन्होंने प्रयोग किया। तो मार्शल लॉ ने यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया इस विद्रोह को कुचलने के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये विद्रोहियों को किस तरीके से नीति थी कि जो भी विद्रोह करने वाले थे उनको चौराहे पर लटका दिया जाता था, ताकि जो लोग हैं वो भी देखें और ये बता सके अंग्रेज कि कोई भी अगर हमारे खिलाफ जाता है तो उसका भी यही हालत किया जाएगा। तो ऐसे में लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए जो सिपाही थे, जो विद्रोही थे, उनको चौराहे पर टांग दिया जाता था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके बुक में भी ये पिक्चर रहेगा जिसमें आपको देख सकते हैं यहाँ पर ये अंग्रेज सैनिक है जो कि कितनी बड़ी तादाद में है, और यहाँ से आपको रोशनी भी आती हुई दिखाई दे रही होगी कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर सैनिक आते जा रहे हैं। और यहाँ पर हमारे भारतीय सिपाही होंगे जो कि बिल्कुल हमले से पूरी तरह से घायल हैं और लेटे पड़े हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन पिक्चरों के मतलब से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से विद्रोह को कुचला गया था। इसके अलावा बात करते हैं जो अंग्रेज थे वो समझ गए थे कि जितने भी विद्रोह हो रहेंगे इसका जो सेंटर है वो दिल्ली है, तो दिल्ली से ही सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, दिल्ली से ही ये सारी चीज़ें संभाली जा रही थी विद्रोहियों को। तो ऐसे में अंग्रेजों ने सबसे पहले दिल्ली पर आक्रमण किया और उन्होंने दिल्ली को दोनों ओर से घेर लिया। ठीक है, और इस तरीके से सितंबर तक आते आते उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया।
और अंग्रेजों की बहुत सी ऐसे कूटनीतिक चालें थी। तो अंग्रेजों की एक कूटनीतिक चाल ये भी थी कि उन्होंने जितने भी शिक्षित वर्ग है, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी जमींदार हैं, उसको इस विद्रोह से दूर करने के लिए अपनी एक कूटनीतिक चाल चली। क्या चाल चली? उन्होंने आश्वासन दिया कि आप इस विद्रोह से अलग हो जाइए, हम आपको जो है आपकी ज़मीनें दे देंगे, आपकी जो भी अधिकार है वो आपको वापस लौटा देंगे। तो ऐसे में जब जमींदार को लगा कि हमारी तो ज़मीन मिल ही जा रही है, तो विद्रोह करने का फ़ायदा क्या? तो ऐसे में जो शिक्षित वर्ग था, जो जमींदार थे, वो इस विद्रोह से अलग हो गए। तो ये कूटनीतिक चाल आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों ने किस तरीके से अपने कूटनीतिक चाल की सहायता से इस विद्रोह को दबाया। और बात करते हैं जो अंग्रेज थे उनके पास जो है संचार का भी काफ़ी अच्छा नियंत्रण था। तो इसकी वजह से उनको हर तरफ से सूचनाएं मिलती जा रही थी कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो ऐसे में विद्रोह को दबाने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा ईजी तरीके से सहायता मिली। ठीक है, तो अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण, कि कौन कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से ये 1857 का विद्रोह असफल रहा। तो आपको इस तरीके से नोट्स बनाने होंगे, आपको एक ही पेज पे जो है ये सारी चीज़ें पॉइंट में लिखनी हैगी, अंदर की जो डिटेल हैगी वो आपको बस समझना हैगा। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट हैगा योग्य नेतृत्व का अभाव। देखिए जितने भी विद्रोही थे, सभी विद्रोहियों का नेतृत्व एक नेता कर रहा था, लेकिन सभी नेता को बस अपने राज्य की फिक्र थी। उन्हें बस ये लगा था कि बस हमें अपने राज्य को बचाना हैगा, दूसरे राज्य में क्या हो रहा है, दूसरे राज्य की सहायता की जरूरत है, उसको वो सहायता नहीं पहुंचाई जा रही थी। जैसे झांसी की रानी की बात की जाए तो वो बस अपने राज्य को देख रही थी कि हमारे राज्य पर किसी तरीके से अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित ना हो। ऐसी दिल्ली के जो नवाब जो लखनऊ की बेगम हजरत महल थी, वो भी बस अपने साम्राज्य को बचाने में लगी हुई थी। तो ऐसे में एकजुटता का अभाव था, और जो विद्रोही नेता थे उनके बीच में एकजुटता का अभाव था। उन्होंने एक साथ मिलकर इस विद्रोह का नेतृत्व नहीं संभाला था, सब अपने अपने राज्य को बचाने में व्यस्त थे। दूसरा पॉइंट में आपको क्या लिखना है कि विद्रोह का सीमित जगह पर होना। अब जो विद्रोह हो रहा था वो बिल्कुल सीमित सीमित जगह पे हो रहा था। जैसे बात करते हैं लखनऊ, मेरठ, दिल्ली, ये छोटी छोटी जगह पे हो रहा था विद्रोह। जो बड़े क्षेत्र थे जैसे दक्षिण भारत हो गया, बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, तो इन बड़े बड़े क्षेत्रों में, उड़ीसा हो गया, कश्मीर हो गया, इन बड़े बड़े क्षेत्रों में विद्रोह फैला ही नहीं था, जिसकी वजह से अब छोटे छोटे जगह पे होगा तो अंग्रेज ईजिली उसे कुचल देंगे। तो इसीलिए जो विद्रोह था वो काफ़ी सीमित जगह पे हुआ था, केवल उत्तर और मध्य भारत में हुआ था, वो भी कुछ ही स्थानों पर। तो जिसकी वजह से अंग्रेजों ने इसको काफ़ी आसानी से कुचल दिया। अब भारतीय राजा और सामंत की गद्दारी। देखिए कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने गद्दारी की अपने ही भारतीयों के साथ। उन्होंने अपने ही भारतीयों का साथ नहीं दिया, बल्कि अंग्रेजों का उन्होंने सहयोग किया। तो आपको 3 नाम याद रखने होंगे, जिंद, ग्वालियर और पटियाला। तो ये 3 नवाब थे जिन्होंने भारतीयों का सहयोग करने के बजाय अंग्रेजों का सहयोग किया। उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दी भारतीयों के बारे में कि विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्या करना है अब। तो ऐसे इन्होंने गद्दारी की, जिसकी वजह से ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया। ऐसे जो सीमांत थे वो भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेज थे, उनके वफादार माने जाते थे। तो उन्होंने भी भारतीयों का साथ देने के बजाय अंग्रेजों का साथ दिया। अब जो विद्रोही थे उनके पास सीमित संसाधन थे, या तो वो शस्त्रागार को लूटते थे तो उन्हें थोड़े बहुत हथियार मिल जाते थे, और उसके बाद अंग्रेजों ने शस्त्रागारों पर भी अपना नियंत्रण ज़्यादा स्थापित कर दिया था, जिसकी वजह से उनके पास जो हथियार थे वो बहुत ही कम मात्रा में थे, बहुत ही सीमित मात्रा में थे। अंग्रेज़ों की बात की जाए तो अंग्रेज जो है इंग्लैंड से नए नए हथियार मंगाते थे विद्रोह को दबाने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे बहुत से जो जमींदार थे, राजा थे, वो भाग गए थे क्योंकि वो इतने बड़े विद्रोह का सामना नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर मजबूत संगठन का अभाव। अब यहाँ पर जितने भी विद्रोही थे, जितने भी विद्रोही नेता थे, वो घूम घूम कर तो लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे, लेकिन उनके पास एक मजबूत संगठन नहीं था, जिसकी वजह से ये विद्रोह नहीं सफल हो पाया। आप देखेंगे कि जो महात्मा गांधी के जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उसमें एक संगठन था, महात्मा गांधी एक ही नेता थे जिसके बाद सभी नेता मान रहे थे। तो ऐसे में इनके पास ना तो नेतृत्व था और ना ही इनके पास कोई प्लानिंग थी कि हमें इसके बाद क्या करना हैगा। तो इन सब के कारण ही यह असफल रहा। और जो महात्मा गांधी का जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो एक मजबूत संगठन था, जिसकी वजह से वो सफल रहा। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि सभी के उद्देश्य अलग अलग थे, जो कि इसकी असफलता का एक कारण बना। क्यों? क्योंकि सभी बस अपने अपने फ़ायदे में जाते थे, अपने अपने जो राज्य थे उसको बचाना चाहते थे, जिसकी वजह से जो एक उद्देश्य होता है कि हमें आखिर करना क्या है, वो सफल नहीं हो पाया। लोगों को इस विद्रोह के बाद, अगर ये विद्रोह सफल भी हो जाता है तो उसके बाद क्या करना है वो बिल्कुल भी उन्हें पता ही नहीं था। उनके बारे में इन्होंने योजना बनाई ही नहीं थी, उन्हें बस अपने राज्य को बचाना ही था।
तो इसलिए ये इतने व्यापक रूप में नहीं आ पाया। और अंग्रेजों के अनुकूल परिस्थितियां और सैन्य संचालन, तो देखिए क्या था, अंग्रेजों के प्रतिकूल ये परिस्थितियां थी। अब जैसे बात करते हैं भारत की, वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ मैं। अगर वर्तमान समय में भारत का किसी देश के साथ युद्ध होता है तो भारत उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, लेकिन अगर सहायता की बात की जाए तो भारत की इस समय भारत इतना ज़्यादा प्रचलित हो चुका है कि अगर उसको सहायता की चाहिए होगी तो बहुत से ऐसे देश होंगे जो भारत को सहायता प्रदान करेंगे। लेकिन उस समय तो देख सकते हैं कि बाहरी शक्तियों का भी यहाँ पर सहायता मिलती थी, भारत को मिल सकती है ना। जैसे 1971 की बात की जाए तो 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो सोवियत संघ ने हमारी जो है सहायता प्रदान की, हमें सहायता प्रदान की। तो ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी भारतीयों को उस समय सहायता नहीं दी जाती थी, जिसकी वजह से कोई भी विदेशी शासक नहीं था जो कि इस विद्रोह का नेतृत्व कर सके या फिर इस विद्रोह में अपना सहयोग दे सके, इस विद्रोह को और भी ज़्यादा सहायता प्रदान कर सके। तो ऐसे में ये जो परिस्थितियाँ थी ये बिल्कुल अंग्रेजों के अनुकूल थी, इसलिए इन्होंने इस पर काफ़ी अच्छी तरीके से काबू कर लिया। और सैन्य संचालन की बात की जाए तो सैन्य संचालन में देख सकते हैं अंग्रेजों ने बहुत से ऐसे राज्यों को हड़पा था, बहुत से ऐसे युद्ध लड़े थे, तो जिसकी वजह से उनको ट्रेनिंग मिली हुई थी। तो उनको जो सेनापति होता था उसको पता था कि कहाँ पर क्या करना है, वो बिल्कुल कुशल होता था। लेकिन जो भारतीय थे उनके पास तो उन्होंने कभी युद्ध लड़ा नहीं था, तो इसलिए उनके पास ना तो कोई अच्छी प्लानिंग थी और ना ही वो कुशल थे। और जो अंग्रेज थे उनके पास आधुनिक हथियार भी थे, जिसकी वजह से 1857 के विद्रोह को आसानी से कुचला जा सका। फिर आपको लिखना है 8वें पॉइंट में, आप जितना लिखोगे क्योंकि ये 6 नंबर में या फिर 8 नंबर में आता है, ठीक है, तो आपको कम से कम 8-9 पॉइंट तो लिखना ही है। जन समर्थन का अभाव, इसमें क्या लिखोगे आप, इसमें लिखोगे कि जितने भी लोग थे जो शिक्षित वर्ग के लोग थे, जो जमींदार थे, वो इस विद्रोह से अलग होते जा रहे थे धीरे धीरे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया उन्हें लालच दिया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा कि आप अगर इस विद्रोह से अलग हो जाते हैं तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसकी आप मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में जो जन समर्थन था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, जिसकी वजह से जो विद्रोह था वो कमज़ोर पड़ने लगा और विद्रोह को आसानी से कुचला जाने लगा। राष्ट्रीयता की भावना का यहाँ पर इस समय अभाव था, सबको बस अपने अपने हित के बारे में ही ख्याल था, तो इसलिए ये विद्रोह भी सफल नहीं हो पाया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा 1857 के विद्रोह के कारण के बारे में सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर ली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।